बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में आज की सुर्खियां पहले आपके सामने रख देता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे ईडी की चार्जशीट पर क्यों आग बबूला हो गई कांग्रेस। इसके अलावा पहली बार नेशनल हेराल्ड घोटाले के एक पीड़ित का वो सच सुनाएंगे जो इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर देने वाला है। और इसके अलावा आपके सामने ये खबर भी होगी कि अवैध मजार पर इस बार भाऊ का बुलडोजर कैसे चला है, ये भी आप देखेंगे प्राइम एट 4 में। वो बस जो बेकाबू होकर आई और कई लोगों को रौंदती चली गई, कहां की ये घटना है आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी कल, जिससे नाराज आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे बतौर आरोपी सामने आए। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। यहां इस हंगामे की तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में ईडी दफ्तर पर धरना, दिल्ली में कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन, पटना में ईडी दफ्तर पर काली पोती गई। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले के तहत कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। और इसके विरोध में आप देख सकते हैं न सिर्फ कांग्रेस कार्यालय बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस ने आज आंदोलन छेड़ रखा है। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी बैरिकेड को तोड़ने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है दिल्ली पुलिस ने। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं किस तरह देश में तानाशाही का दौर आ गया है। राहुल गांधी जी को किस तरह फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सरकार ने जिस तरह से अलोकतांत्रिक काम करके हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का बच्चा एक सिपाही नरेंद्र मोदी के आगे सीना चिन्हकार करके खड़ा रहेगा। कार्यकर्ताओं को डिटेन करती हुई ले जा रही पुलिस। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच में जुबानी जंग। क्या कहा गया दोनों तरफ से वो भी देखिए। कार्यकर्ता को लगता है कि ये एक प्रतिशोध की राजनीति है, गंदी घिनौनी राजनीति है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार 11 साल से कर रहे हैं। 12 साल बाद आपको केस में चार्जशीट रजिस्टर करनी पड़ी, 365वें दिन। क्या साक्ष्य है आपके पास? असलियत ये सरकार के पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है। सबको पता है ये फर्जी बोगस केस है। सबको पता है कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसके शेयर होल्डर को एक पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं मिल सकता है। सबको पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी। अब आपको बताता हूं कि यह पूरा केस नटशेल में है क्या। 1937-38 में नेहरू ने एसोसिएट जनरल शुरू किया। कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार चलाती थी। प्रेस के लिए कई शहरों में सस्ती जमीन भी मिली थी और यहां से असल में आजादी के आंदोलन के संदर्भ में एक मूवमेंट चलाया जाता था। 2008 में एजेएल कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूब गई, एसोसिएटेड जनरल, और इसको कांग्रेस ने बगैर ब्याज 90 करोड़ कर्ज दिया। कांग्रेस ने फिर यंग इंडियन कंपनी लिमिटेड का गठन किया और यंग इंडिया में राहुल और सोनिया मुख्य शेयर होल्डर थे, जिनके दोनों के 38% शेयर थे। 50 लाख रुपए में यंग इंडिया ने एजेएल को खरीदा। एजेएल की संपत्ति की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर ये कि एक बड़ी कीमत की संपत्ति को दूसरी कंपनी की तरफ से कम कीमतों में अधिग्रहित कर लिए जाने का ये पूरा मामला है। और देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस पर भी जरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ध्यान दें। किस वे में, मतलब किस उस चीज का आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध ये है कि ईडी को जिस तरीके से भाजपा ऐसे यूज कर रही है जैसे एक तोता होता है। किस मामले में? ये सोनिया गांधी जी की नेशनल हेराल्ड क्या था? नेशनल हेराल्ड ये था कि सोनिया गांधी जी पर ईडी की जांच बैठाई गई है, उनके घर पहुंचाया गया ईडी वालों को। उसी चक्कर हमने ये विरोध प्रदर्शन किया था। तो आपको पता है नेशनल हेराल्ड क्या था, क्या कहानी है इसकी? मैं बता रहा हूँ ना इसमें क्या क्या कहानी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी हर बार हर किसी को, जैसे जिसको दबाना चाहती है, जिसको जेल में डालना चाहती है, वो ईडी उसके पीछे लगा देती है। आपको मालूम है नेशनल हेराल्ड कब शुरू हुआ? मेरे हिसाब से जब से मोदी की सरकार आई, जब से चालू हुआ है ये षड्यंत्र, वरना इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। नहीं, नेशनल हेराल्ड कंपनी कब लॉन्च हुई थी? ये मेरे हिसाब से हुई है 2013-2014 में। किस चीज का प्रोटेस्ट था?
जी क्या प्रोटेस्ट विरोध क्या है आपका? विरोध ये है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के जो मुखिया हैं उन लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। जितनी भी इन्होंने जो धाराएं लगाई, कोई धारा वाराएं नहीं उसमें। किसमें धाराएं लगाई? भाई राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। क्या गलत? क्योंकि जो जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है वो निराधार है। वो कौन से इल्जाम लगाए तो बताइए। ये सब चीजें जो है जिस तरह से कि 2012 में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार। आपको ये बताया नेशनल हेराल्ड कंपनी किस सन में बनी थी? अब ये तो इसके लिए मैं मिस हो रहा हूँ। भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड की प्रेस थी जिसकी शुरुआत खुद इंदिरा गांधी ने की थी, लेकिन इस जमीन को भी एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक प्रेस की जमीन किसी को भी लीज पर नहीं दी जा सकती। प्रेस की जमीन का इस्तेमाल प्रेस के काम के लिए होना चाहिए, किसी और को किसी मुख्तलिफ अलग काम के लिए ये जमीन लीज पर नहीं दी जा सकती। हम आपको भोपाल की जो नेशनल हेराल्ड की जमीन और बिल्डिंग थी उसकी सच्चाई से रूबरू कराने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद सईद खान हैं, जो उस समय नेशनल हेराल्ड के कर्मचारी थे। जब नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ पहले दिन से मोहम्मद सईद खान उससे जुड़े रहे। किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे प्रेस शुरू हुई, कैसे बंद हुई और क्यों आखिर इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इसकी परत दर परत हम इनसे बात करेंगे, परत दर परत आपको समझाएंगे। खास बात यह है कि मोहम्मद सईद खान साहब पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इनका पेमेंट अभी तक अदा नहीं किया गया है। वर्कर्स का कितने वर्कर्स है साथ में? 79 वर्कर है। 79 वर्कर्स का पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, जिसकी लड़ाई ये लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। वो मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें इसका ये किया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। वो कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास? जमीन देने का कॉन्ट्रैक्ट। जमीन देने का कॉन्ट्रैक्ट। ये वोरा जी का लेटर है। ये वोरा जी का ये लेटर है जो जवाब में मोहम्मद सईद साहब को दिया गया। इस तरह के तमाम दस्तावेज लेकर मोहम्मद सईद कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब आपको दूसरा दस्तावेज दिखाता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये स्टार्टिंग का है। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस पूरे केस का, जिसमें साफ तौर पर लिखा है विश्वबंधु गुप्ता जो तत्कालीन डायरेक्टर थे एसोसिएट जनरल लिमिटेड के, 24/8/2001 का ये सिग्नेचर डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा गया है कि द परमिशन for site and property is already been handed over to Shri H.S. Bagga, partner MS Ganga Enterprises। यानी कि साफ तौर पर यह दस्तावेज बताता है कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड ने ये जमीन H.S. बग्गा के हैंडओवर की थी, जिसकी अनुमति नहीं है। प्रेस के लिए दी गई जमीन बेचने की या हैंडओवर करने की अनुमति नहीं है। आपको यकीन है कि इस पूरे मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि पूरे देश की जमीनें भाई इंदौर की गई, बॉम्बे गई, लखनऊ गई, पटना गई और भोपाल गई। तो ये सारी जमीनें मोतीलाल वोरा जी उनके वो चेयरमैन थे और आईसीसी के कोषाध्यक्ष थे। तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने सारी जमीनें बेच के ये पैसा कहाँ गया हमें आज तक नहीं मालूम है। अच्छा राहुल जी थे, उन्होंने सलाह मशवरा करके जब हमारी इतनी कंप्लेंट हुई उन्होंने किया इसमें हम फंसेंगे। वोरा जी ने ये आपको किसने बताया? सुनो तो आप, मैं तो गया था ना, मैं तो दिल्ली मतलब अप डाउन करता था। तो जब हमने ये केस में तो उनके खिलाफ ये सब खबरें दी, हमारी डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने राहुल जी को सलाह दी कि आप यंग एसोसिएटेड जनरल बना लें। अच्छा, वरना ये ईडी में ना तो सोनिया गांधी फंसती ना राहुल जी फंसते। तो इसका जो एसोसिएटेड जनरल का जो पैसा था वो कहाँ गया? यूपी के कानपुर से यह खबर, भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इसी के चलते कानपुर के कल्याणपुर में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की गई, जहां बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ दबंगों ने इसका विरोध भी करना चाहा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया, जिसके बाद अवैध कब्जा खाली कराया गया। दबंग सरकारी जमीन पर काफी समय से कब्जा करके बैठे हुए थे। प्रशासन के नोटिस के बावजूद जमीन खाली नहीं की जा रही। और बिहार चुनाव करीब आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में लगातार वार पलटवार हो रहा है और इस बार पोस्टर वार हुआ है।
बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर आरजेडी के 3 विधायकों के पोस्टर जारी किए और तीनों को ही फरार घोषित किया। बीजेपी ने दावा किया है कि आरजेडी के तीनों विधायक पुलिस की नजर में फरार हैं और तेजस्वी यादव सत्ता में लौटे तो इसी तरह एक बार फिर से जंगल राज लौट आएगा। जिन 3 विधायकों के पोस्टर्स लगाए गए हैं वो हैं बाहुबली रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव। और आगे आपको दिखाऊंगा प्राइम एट 4 में राजकोट की मौत वाली बंगाल में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। वक्फ के नाम पर हिंसा चिंताजनक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बंगाल में हो रही हिंसा रुकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी, ये बड़ा ऑब्जर्वेशन देखिए आप। बंगाल में जो कुछ चल रहा है उसको कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये कहकर जायज ठहराने की कोशिश की कि ये रिएक्शन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। गौरव हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गौरव, आज कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कही हैं? देखिए, बिल्कुल वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुनवाई खत्म होते होते सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिया कि वो कल जो है एक अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। हालांकि तमाम जो पक्ष थे, खास करके केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें और ज्यादा सुनवाई की जरूरत है। इसी वजह से कोर्ट इस पर कल दोबारा सुनवाई करेगा। लेकिन सुनवाई खत्म होते होते मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि वक्फ कानूनों के विरोध में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है ये बहुत चिंताजनक है और इसको रुकना चाहिए। तो ये बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर भी कहा है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा जो है जो वक्फ कानूनों के विरोध के नाम पर हो रही है वो चिंताजनक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े सवाल वक्फ संशोधन कानूनों को लेकर पूछे हैं और कहा है कि जो ये वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी जिसको लेकर सरकार कह रही है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, उसको लेकर चिंता जताई है और ये संकेत दिया है कि जो वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी है जो जिन्हें लोगों ने वक्फ बाय यूजर किया है या फिर जिन्हें कोर्ट के द्वारा जो है वो वक्फ घोषित किया गया है उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो प्रॉपर्टी जो 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी की है और जिनकी सेल डीड मौजूद नहीं, उनको रजिस्टर करने के लिए कागज कहां से ले आए जाएंगे। ऐसे में उन्हीं चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल संकेत दिया है कि उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित किया है और कल दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक अंतरिम आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी आज बहुत महत्वपूर्ण है कि इस नए कानून जो संशोधित करके लाया गया है उसके विरोध में ये जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, ये गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। क्या ये आवाज वेस्ट बंगाल तक, ममता बनर्जी तक पहुंच रही है? यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरज पड़ा। यहां अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। इस दौरान करीब 120 बीघा जमीन भूमाफियाओं से खाली कराई गई। आपको बता दें कि जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। प्रशासन ने इसके लिए कई बार नोटिस भी जारी किया था, बावजूद इसके जमीन खाली नहीं की जा रही थी। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए यहां बनी अवैध कॉलोनियों पर फिर बुलडोजर चलाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। तो कानपुर में भी आपने देखा किस तरीके से इंक्रोचमेंट हटाया गया, दबंगों ने जहां पर कब्जा कर रखा था। और अब ये नोएडा से खबर भी देख लीजिए, यहां पर भी दबंगों की तरफ से कब्जाई हुई जमीन को आखिरकार उसकी दवाई बुलडोजर ने ही की। बिजनेसमैन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार दूसरे दिन ईडी सवाल जवाब कर रही है। गुरुग्राम में करोड़ों की जमीन के घोटाले में वाड्रा से सवाल जवाब हो रहे हैं। कल भी ईडी ने वाड्रा से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। आज जब वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनके साथ पत्नी भी थी। प्रियंका ने ईडी दफ्तर पर वाड्रा को छोड़ा और खुद वेटिंग रूम में चली गई। खट्टर जी ने खुद मुझे क्लीन चिट दिए हैं इसी विषय में, जिस विषय में बात कर रहा हूं वहां से ऑलरेडी क्लीन चिट 2 बार मिल चुका है। तो मुझे समझ नहीं है कि इसलिए 7 साल बाद दोबारा वही विषय में मेरे से बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। पर मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर बोलेंगे 1500, 2000 या डॉक्यूमेंट हमें उनको दोबारा देने हैं, उसमें समय लगता है। पर जो व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा। लगातार टीएमसी सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ आज सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में दंगा प्री प्लान था जिसमें बीजेपी और सेंट्रल एजेंसियों की मिलीभगत थी।
ममता बनर्जी का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई भेद आपको देना पड़ेगा। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है। जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, बांगाली इलाका है, माछ भात बंद। और इस बीच योगी और ममता बनर्जी के बीच भी जुबानी जंग हुई। सीएम योगी ने कहा कि एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है, तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करके ये कहा, पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में भी योगी मॉडल की मांग की। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जैसे यूपी में दंगाइयों को सबक सिखाया गया, वैसा ही बंगाल में आवश्यक है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। और अब खबर यूपी के पीलीभीत से। यहां पुलिस और गो तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जब गो तस्करों को रोकने की कोशिश की तो गो तस्कर पुलिस की टीम पर फायरिंग करने लगे। फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक गो तस्कर के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने कुल 8 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस की इंटरोगेशन चल रही। वन क्षेत्र में आज अवैध निर्माण को निगम ने हटाया। इसके लिए निगम के कर्मचारी अपने साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और एनक्रोचमेंट को ढहाया गया। इस दौरान कई निर्माण गिराए गए। अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद को भी तोड़ा गया। कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस है कि वन क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके यहां पर ये अवैध निर्माण किए गए।
और महाराष्ट्र के नासिक में अवैध तरीके से बनाई गई दरगाह को आज सुबह सुबह गिराया गया। हालांकि अवैध तरीके से बनाई गई इस दरगाह को गिराने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु भी राजी थे और रात में एक्शन होना था, लेकिन कुछ लोगों ने मौके पर अशांति फैलाने की कोशिश की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार नासिक के काठे गली में बनी इस दरगाह को जमींदोज करने के लिए महानगर पालिका के 2 बुलडोजर मौके पर पहुंचे और महज कुछ ही मिनटों के भीतर अवैध तरीके से बनी ये दरगाह जमींदोज हो गई। दरअसल इस दरगाह को रात में हटाया जाना था ताकि ट्रैफिक पर किसी तरह का असर न पड़े, लेकिन जैसे ही पुलिस फोर्स के साथ निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, वहां सैकड़ों उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। भीड़ के अचानक हुए हमले